मेरी बड़ी दीदी की शादी पापा ने बहुत अच्छे घर में तय की थी। लेकिन दीदी शादी की रात घर से भाग गईं, तो इससे पापा ने गुस्सा होकर उनके दहेज का सारा सामान घर के पीछे वाले कमरे में फेंक दिया और उसे ताला लगा दिया। और हम सबको सख्त हिदायत दी कि कोई भी अब उस कमरे में नहीं जाएगा। अगर किसी ने कमरा खोला तो वह पापा का मरा हुआ मुंह देखेगा। तब से हम सब लोग बहुत डर गए और कभी भी कोई उस कमरे के पास तक नहीं गया। लेकिन एक रात पापा को खाने की थाली लेकर उस कमरे में ले जाते हुए देखा, तो मैं पीछे से देखने के लिए गई और फिर मैंने जो भी कमरे में देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम प्रेरणा है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में कुछ इतना अजीब हुआ कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे किसी और की हुई गलती की सज़ा का हर्जाना भुगतना पड़ा। हम दो बहनें थीं। मेरी बड़ी बहन बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी और पापा तो सबसे ज़्यादा मेरी बड़ी बहन अर्पणा से ही प्यार करते थे। मुझे भी अपनी बहन से बहुत प्यार था, इसलिए मैं हमेशा उनके जैसा ही बनने की कोशिश करती। मेरी बहन कोई भी काम करती तो मैं उस काम को ज़रूर दोहराती। अगर मेरी बहन खाना बनाती और पापा उसकी तारीफ कर देते तो मैं भी हर हाल में खाना पकाना चाहती, जबकि यह मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए पापा दीदी को हमेशा समझाते कि तुम कभी भी कोई भी काम करना तो बहुत सोच समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारी बहन भी बिल्कुल तुम्हारे नक्शे कदम पर चलती है। हमें यही लगता था कि अर्पणा दीदी कभी भी कोई गलती नहीं कर सकती हैं। लेकिन फिर एक वक्त आया जिससे यह साबित हो गया कि यह सब हमारा वहम था, क्योंकि दीदी भी तो इंसान ही थी और इंसान की फितरत में गलती करना शामिल है। वह गलत भी हो सकता है और सही भी। जैसे ही अर्पणा दीदी ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया तो उनके लिए हर तरफ से रिश्ते आने लगे और कई लोग हमारे घर में बेफिजूल में चक्कर काटने लगे। उनमें से ज़्यादातर लोग हमारे रिश्तेदार ही थे। पापा ने सोचा कि अगर किसी एक रिश्तेदार के घर मैंने अपनी बेटी दी तो दूसरा रिश्तेदार हमसे नाराज़ हो जाएगा। इसलिए पापा ने फैसला किया कि जहाँ से हमारी कोई भी रिश्तेदारी दूर दूर तक नहीं होगी, वहीं पर वह दीदी की शादी करेंगे। लेकिन उस वक्त पापा को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वह कितनी बड़ी गलती करने वाले हैं, जबकि उन्हें यह चाहिए था कि दीदी की ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करने से पहले वह सबसे पहले दीदी से उनके दिल की बात पता कर लेते। जब वह उनसे इतना प्यार करते थे तो एक बार तो उनसे पूछ ही लेते कि बेटी, तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है या तुम क्या करना चाहती हो। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे शर्म से नहीं कह सकती हो तो तुम अपनी मम्मी को अपनी बात बता सकती हो। लेकिन पापा ने इस मामले में घर के किसी भी सदस्य की मर्जी जानने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने बाहर से ही लोगों से बातचीत करके दीदी का रिश्ता एकदम से तय कर दिया और अचानक ही एक दिन पापा शाम को आए और उन्होंने मम्मी को बता दिया कि मैंने अर्पणा का रिश्ता पक्का कर दिया है। वह लोग बहुत अमीर घराने के अच्छे लोग हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, हमारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। पापा की बात सुनकर मम्मी बिल्कुल ही चुप रह गईं, क्योंकि उनकी बात से न सिर्फ मम्मी चौंकी थी बल्कि मैं भी चौंक गई और हम दोनों एक दूसरे की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे कि यह अचानक से क्या हुआ और कैसे हुआ। खैर, मम्मी कहने लगी, आपको मुझे पहले बताना तो चाहिए था। पापा की बात सुनकर दीदी भी सोच में पड़ गई थी। अगले दिन मम्मी हम दोनों बहनों के कमरे में आईं और अर्पणा दीदी से बोली कि तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि आज लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आएंगे। दीदी मम्मी से गुस्सा करने लगी और बोली कि मुझे पापा से इस तरह के फैसले की हरगिज कोई उम्मीद नहीं थी। दीदी की बात सुनकर मम्मी बुरी तरह से चौंक गईं और उन्होंने दीदी को बिठाकर पूछा, मेरी प्यारी बच्ची, बताओ कि क्या तुम्हें कोई और पसंद है। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, जहाँ तुम कहोगी वहीं तुम्हारी शादी होगी। मम्मी की इस बात पर दीदी ने इनकार में सिर हिला दिया और बोली कि नहीं, मैं ऐसी बात नहीं कर रही हूँ। मगर फिर भी सब कुछ इतना अचानक हो रहा है कि मुझे बहुत सारे अजीबोगरीब ख्याल आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं यह शादी मेरे लिए खुशियों की जगह बर्बादी लेकर आए, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और अभी मुझे नहीं लग रहा कि मैं शादी की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ।
मम्मी दीदी की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गईं और बोलीं कि तुम ऐसी बात मत करो, एक बार अपने माँ बाप के बारे में भी सोचो। मुझे अच्छे से पता है कि मेरी बेटी कोई भी जिम्मेदारी अच्छे से निभा ले जाएगी। शाम तक वह लोग दीदी को देखने के लिए आ गए थे। लड़के की माँ और उसकी बहन आए थे। उन लोगों ने बताया कि लड़के के पापा कोमा में हैं, इसीलिए माँ और बहन ही आई हैं। थोड़ी देर के बाद मम्मी अर्पणा दीदी को अपने साथ बुलाकर ले गईं। जब उन लोगों ने दीदी को देखा तो वह बहुत खुश हो गए, क्योंकि दीदी थी ही इतनी खूबसूरत कि किसी को एक नज़र में ही भा जाए। फिर जब लड़के वाले जा रहे थे तो दीदी की होने वाली सास ने दीदी को कुछ शगुन के पैसे दिए। उसके बाद वह लोग वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मम्मी बोली, सच कहूँ अर्पणा, तो अब मेरे दिल को बहुत तसल्ली मिल गई है। मम्मी मुझसे बोली, तुम बताओ प्रेरणा, तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? तुम्हें वह लोग कैसे लगे? मैंने दीदी की तरफ देखा तो दीदी शर्म से गुलाबी हो रही थीं। मैंने दीदी की तरफ देखते हुए कहा कि आप तो अभी से गुलाबी हो रही हैं। इस पर दीदी ने मुझे धत्त कहा और फिर वह मम्मी से बोली कि मम्मी, मुझे अब शादी से कोई भी एतराज़ नहीं है। उसके बाद तो जैसे हमारे घर में खुशियों का माहौल छा गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशियाँ कुछ पलों की ही हैं, क्योंकि यह बहुत जल्द गम में बदलने वाली हैं। हमने शादी की तैयारी बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी कमी ना रह जाए। इस वजह से दीदी भी शादी की तैयारी में खुशी खुशी हिस्सा ले रही थीं। वह अपनी हर चीज़ खुद से ही पसंद कर रही थीं। उन्होंने अपना लहंगा, उस पर पहने जाने वाली सैंडल, उसकी ज्वेलरी, सब कुछ खुद से ही पसंद किया था। शादी वाले दिन तैयार होने के लिए उन्होंने अपनी मर्जी का पार्लर भी कर लिया था। सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। किसी के भी दिमाग में यह नहीं आ सकता था कि दीदी, जो कि इतना खुश लग रही है, वह अपने दिल में क्या ठान कर बैठी हुई हैं। हम सब बहुत खुश थे। हमने एक हफ्ता पहले ही ढोल बजाने वाले का इंतजाम कर लिया था। खूब सारा नाच गाना हमारे घर में हो रहा था। दीदी की शादी में मैं खुद से ढोल बजाना चाहती थी। मम्मी ने मुझे मना किया, लेकिन मैं कहाँ मानने वाली थी। हम लोगों ने खूब ढोलकी बजाई और दीदी ने भी बहुत डांस किया, बल्कि उन्होंने तो अपनी फरमाइश के गाने पर खूब नाचा। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था और दीदी की शादी का समय नज़दीक आ गया। आज दीदी की बारात आने का दिन था। दीदी बहुत ही महंगे पार्लर से तैयार होने के लिए गई थीं। फिर वह थोड़ी देर बाद वहाँ से तैयार होकर आ गई। इधर बारात भी आ गई थी। मैंने जब दूल्हे को देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। दूल्हा दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और स्मार्ट था। मैंने सोचा मैं जल्दी से जाकर दीदी को बताती हूँ कि आपकी किस्मत में तो राजकुमार लिखा है। मैं भागकर कमरे में गई तो वहाँ दीदी थी ही नहीं। मैं हैरान रह गई कि अभी तो कुछ देर पहले मैं दीदी को यहाँ पर ही छोड़ कर गई थी और अचानक से दीदी कहाँ चली गई। मुझे लगा हो सकता है मम्मी को दीदी से कुछ काम पड़ गया हो, इसलिए वह उन्हें अपने कमरे में ले गई हों। जब मैं मम्मी के कमरे में गई तो वह कमरा भी खाली पड़ा हुआ था। अब तो मेरी फिक्र और भी ज़्यादा बढ़ गई। मैं जल्दी से भागकर बाहर आई और मम्मी को ढूंढने लगी। मम्मी तो मेहमानों की खातिरदारी में लगी हुई थीं। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक कोने में लेकर आई और उनसे कहा कि मम्मी, अर्पणा दीदी कहाँ हैं? मम्मी बोली कि वह अपने कमरे में ही तैयार बैठी होगी। मैंने कहा अपने कमरे में नहीं है, तो मम्मी ने मेरा हाथ झटक दिया और बोली, अरे देखो तो जाकर, वह यहीं कहीं होगी, तुम खुद ढूंढो, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे सभी मेहमानों से मिलना है। मम्मी बिल्कुल ही बेफिक्र थीं। उन्हें कुछ भी गड़बड़ होने का कोई अंदेशा ही नहीं था। तो मैंने एक बार फिर से मम्मी का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। मैंने कहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरी इस बात से मम्मी चौंक गईं और वह बोली कि घबराने की कोई बात नहीं है, अर्पणा यहीं कहीं होगी। तो मैंने कहा कि मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रही हैं। फिर मेरी बात सुनकर मम्मी मेरे साथ ही दीदी को ढूंढने के लिए चल दी। हम दीदी को एक कमरे से दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में ढूंढते रहे, मगर हमें दीदी कहीं भी नहीं मिली। अब मम्मी के चेहरे का रंग फीका पड़ने लग गया था। इधर जयमाला का टाइम हो गया और उसके लिए शोर होने लगा कि लड़की को बुलाकर लाया जाए। तभी वहाँ पापा कमरे में आए। उनकी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह रो रहे हों।
तो हमने सोचा कि पापा दीदी को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपनी बेटी की विदाई का गम अभी से हो रहा था। लेकिन इधर उल्टा हुआ कि उनकी प्यारी बेटी उनकी इज्जत को तार तार करके कहीं चली गई। पापा कहने लगे, जल्दी से अर्पणा बिटिया को लेकर चलो, वहाँ जयमाला का टाइम हो रहा है। मम्मी रोते हुए बोली, सुनो जी, अर्पणा नहीं मिल रही है। मम्मी की बात सुनकर पापा हैरत से बोले, अरे देखो, यहीं कहीं होगी, मिल नहीं रही है का क्या मतलब। तो मम्मी रोते हुए बोली, मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। पापा तो अपना दिल थाम कर वहीं धड़ाम से बिस्तर पर बैठ गए और फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। वह मम्मी से बोले कि अब तो हमारी इज्जत खाक में ही मिल जाएगी। अब मुझे दुनिया के सामने शर्मसार होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इस समाज का सामना करूंगा? बाहर बारातियों से जाकर मैं यह कैसे कहूँगा कि आप बारात वापस ले जाएं, क्योंकि मेरी बेटी ने मेरी इज्जत नीलाम कर दी है। मम्मी भी बुरी तरह से रो रही थीं। फिर मम्मी ने पापा से कहा कि आप चुपचाप बिस्तर पर लेट जाइए, मैं कोई बहाना बनाती हूँ कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ऐसे में हम अपनी बेटी को अभी विदा नहीं कर सकते हैं। पापा ने मम्मी से कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगी? तो मम्मी ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी कि आपकी इज्जत बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना सुनते ही पापा मम्मी पर भड़क गए और बोले, अगर तुमने लड़कियों को अच्छी शिक्षा दी होती तो आज हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसके बाद मम्मी ने सबके सामने जाकर यह कह दिया कि मेरे पति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ऐसे में अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप लोग मेहरबानी करके बारात को वापस ले जाएं। हम किसी और दिन अपनी बेटी के फेरे डलवा कर उसे सादगी से विदा कर देंगे। बारातियों में तरह तरह की बातें होने लगीं। इधर मम्मी ने अंदर आकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। बाहर लोग कई बातें कर रहे थे, क्योंकि उनकी बातों के जवाब हमारे पास नहीं थे, इसलिए हम लोग अपने ही घर में कैद हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि अर्पणा दीदी ऐसा कुछ काम करेंगी, जिसकी वजह से हमें ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मम्मी पापा को समझाने लगी कि आप ज़्यादा चिंता ना करें, कहीं आपकी तबीयत सच में खराब ना हो जाए। पापा मम्मी से बिगड़ कर बोले कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र होती तो आज यह नौबत ही ना आती। मम्मी बेचारी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुए चली जा रही थी। फिर जब आधी रात हुई तो पापा ने दहेज का सारा सामान उठाकर घर के पीछे वाले कमरे में फेंक दिया और उसमें ताला लगा दिया और हम लोगों को आकर कहा कि अगर आज के बाद कोई भी उधर गया तो वह मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। पापा की बात सुनकर हम सब सन्न रह गए। उस दिन के बाद से हमारे घर का माहौल बहुत खराब हो गया। हम सब एक दूसरे से नज़रें चुराते रहते थे। पापा भी हम सबसे छुप कर रोते रहते हैं। पापा ने हम सबको तो घर के पीछे वाले कमरे में जाने से मना कर रखा था, लेकिन वह खुद उस कमरे में हर रोज़ जाते थे। मम्मी कहती कि तुम्हारे पापा हम सबसे छुप कर उस कमरे में जाकर रोते रहते हैं, वह अपना दर्द नहीं भुला पा रहे हैं। हमको यही लग रहा था कि दीदी की शादी का किस्सा अब ख़त्म हो गया है। लेकिन ठीक 2 महीने के बाद ही लड़के वालों की तरफ से हमारे पास फ़ोन आने लगा। लड़के की मम्मी बोली, हमने अभी तक इतने दिन आप लोगों से कोई बात नहीं की, क्योंकि हम आपसे नाराज़ थे। उस दिन बारात को आप लोगों ने अचानक से वापस लौटा दिया, लेकिन इतने दिनों हमने बहुत ठंडे दिमाग से सोचा तो हमें लगा कि आपकी भी कोई मजबूरी रही होगी, या यह भी हो सकता है कि आपकी बेटी ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया हो और इसीलिए आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की के पिता की बीमारी का बहाना बना दिया होगा। लेकिन क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे घर के हैं तो हम आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। अगर आप ठीक समझें तो हम आपकी छोटी बेटी से रिश्ता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपकी बेटियों जैसी संस्कारी लड़कियां हमें कहीं भी नहीं मिली और ना ही ऐसा घर मिला। हमें आपका घर सबसे अच्छा लगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से हमारी रिश्तेदारी आपसे हो जाए। मम्मी उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं प्रेरणा के पापा से बात करके आपको बाद में बताऊंगी। उसके बाद मम्मी मेरे पास आकर बोली, प्रेरणा, अगर तुम कहो तो क्या तुम्हें जो रिश्ता अर्पणा के लिए आया था वह खुद के लिए मंजूर है?
मैंने कुछ देर सोचकर हामी भर दी, क्योंकि दीदी के जाने के बाद से पापा ने जिस तरह से मेरा जीना हराम कर रखा था, मैं बहुत परेशान थी। वह मुझे हर वक्त नफरत की निगाह से ही देखते। मैं भी यही चाहती थी कि मैं जल्द से जल्द अब इस घर से चली जाऊं। मेरी हाँ सुनकर मम्मी मेरे गले लगकर रोने लगीं और बोलीं कि बेटी, कभी कभी हमारे नसीब में किसी और के हिस्से की सज़ा लिखी होती है, और नसीब का लिखा कोई भी झुठला नहीं सकता। काश मैं तुम्हारी तकदीर बदल पाती, मगर मैं क्या करूं? मैं तो खुद ही बहुत मजबूर हूं। मम्मी बहुत बुरी तरह से टूटी हुई थीं। मैंने मम्मी को हिम्मत बंधाते हुए कहा कि मम्मी, आप दुखी मत हो, भगवान सब कुछ अच्छा ही करेंगे। फिर मैं उठकर अपने कमरे से बाहर चली गई। पापा के घर वापस आने का जैसे ही वक्त हुआ, मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी, क्योंकि आज मेरी किस्मत का फैसला होना था। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला, मैं अपने कमरे की खिड़की के पास आकर बैठ गई। पापा जैसे ही घर में आए, उन्होंने सबसे पहले इधर उधर नज़र दौड़ाई। आंगन को खाली पाकर वह दबे कदमों से किचन की तरफ गए। वह इस तरह से चलकर क्यों गए, इस बात से मुझे बहुत हैरत हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद वह किचन से वापस आए तो मुझे उनके हाथ में एक खाने की थाली नजर आई। वह अभी भी इधर उधर ही देख रहे थे, जैसे कि वह कोई चोरी वाला काम कर रहे हों। उसके बाद वह धीरे से घर के पीछे वाले कमरे की तरफ जाने लगे। मैं बिल्कुल हक्का बक्का सी बैठी रह गई। अभी जो भी मैंने अपनी नज़रों से देखा था, आखिर यह सब क्या था? वैसे तो यह आम बात हो सकती थी, लेकिन पापा जिस खुफिया अंदाज से चल रहे थे और उस थाली को लेकर जा रहे थे, उस बात से मुझे थोड़ी फिक्र हुई। और आज कुछ ऐसा संयोग भी हुआ कि पापा के आने के बाद भी मम्मी कमरे से नहीं निकली, जबकि पहले जब भी पापा काम से वापस आते तो मम्मी तुरंत ही सब कुछ छोड़ छाड़ कर पापा के पास आ जाया करती थीं। उनसे खाना खाने को पूछती थीं और उन्हें ताज़ी रोटियां भी बनाकर देती थीं। जब मैं मम्मी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह तो सो रही हैं। खैर, पापा आधे घंटे के बाद पीछे वाले कमरे से आ गए। उनकी हालत मुझे बहुत अजीब सी लग रही थी। जो भी कुछ मैंने कमरे की खिड़की से देखा, उससे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर जब पापा आए तो मम्मी ने उन्हें बताया कि आज उन लड़के वालों का फ़ोन आया था और वह प्रेरणा का हाथ अपने लड़के के लिए मांग रहे थे। पापा बहुत बुरी तरह से चीखने लगे और बोले, उनसे कह देना कि मेरी बेटी की किस्मत अभी इतनी भी खराब नहीं हुई है कि मैं उन जैसे बेगैरत लोगों को दे दूं। पापा की बात सुनकर मैं और मम्मी दोनों ही दंग रह गए। मम्मी ने कहा, यह आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? क्या वह लोग अच्छे नहीं हैं? तो पापा ने ना में सर हिला दिया और कहने लगे कि आज के बाद उनका फ़ोन आए तो उठाना भी नहीं। पापा की इस बात पर मम्मी बोली, आपको तो अपने ऊपर बहुत भरोसा था। आप तो कहते थे कि औरतें कमअकल होती हैं और आदमियों को सारी समझ होती है, तो आपसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई? अगर अर्पणा का रिश्ता उन लोगों से जुड़ जाता तो। पापा गुस्से से भरे हुए कमरे से बाहर निकल गए और इधर मम्मी फूट फूट कर रोने लगीं। पापा जितनी देर घर में रहते, मैं अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती, और मम्मी तो हर वक्त अर्पणा दीदी के गम में डूबी रहती थीं। ऐसा लगता था जैसे घर ना हो गया, जेल खाना हो गया। अब मैंने ध्यान दिया कि पापा अक्सर खाने पीने की चीज़ और खाने की थाली लेकर घर के पीछे वाले कमरे में जाते थे। मुझे समझ नहीं आता कि वह उस कमरे में यह सब चीज़ें क्यों लेकर जा रहे हैं। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। रात में भी मुझे सोच सोच कर नींद ही नहीं आती। मुझे भी अर्पणा दीदी की बहुत याद आती थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। काश वह कोई ऐसा गलत कदम ना उठाती तो कितना अच्छा होता। अगर उन्हें कोई पसंद था तो वह मुझे ना सही, मम्मी को तो बता ही सकती थी। अभी मैं यह सब सोच ही रही थी कि तभी आसपास के कुत्तों के भौंकने की आवाज़ बहुत तेज तेज आने लगी। तो मैं उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठ गई। तब मुझे ऐसा लगा कि जैसे हमारे आंगन में कोई घूम रहा है। जब मैंने गौर से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा थे। पापा को इतनी रात में मैं आंगन में देखकर बुरी तरह से चौंक गई कि पापा इतनी रात आखिर यहाँ कर क्या रहे हैं। पापा देखने में बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहे थे और वह बार बार इधर उधर देख रहे थे। मुझे अपने पापा पर भी बहुत तरस आने लगा कि हो ना हो
पापा भी दीदी के गम में बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद पापा घर के बाहर वाले कमरे में जाने लगे, जहां उन्होंने दीदी के दहेज का सामान रखा हुआ था। मैं भी चुपके से दबे पांव पापा के पीछे पीछे चल दी। जब मैं उधर बढ़ रही थी तो मैंने देखा कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और उससे रोशनी बाहर आ रही थी। मैं कमरे के दरवाजे के पास जैसे ही पहुंचने वाली थी कि मैंने दूर से ही अंदर का नज़ारा देखा। उसे देखकर तो मैं थर थर कांपने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि पापा अंदर कमरे में दीदी को खाना खिला रहे थे। वह दोनों चुपचाप बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं यही सोच रही थी कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मेरी तो समझ से सब कुछ बाहर था। फिर कुछ देर के बाद पापा बोले, तुम मेरी बेटी नहीं हो। इस बात पर अर्पणा दीदी पापा के ऊपर चिल्ला उठी। वह बोली, इसीलिए आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। क्योंकि इस दुनिया का कोई भी बाप अपनी औलाद के साथ ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। अगर मेरी जगह प्रेरणा होती तो आप उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं करते। पापा तुरंत ही बोले, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन यह बात तुमने बिल्कुल सच कही कि मैं यह सब प्रेरणा के साथ नहीं कर सकता। यह सुनकर अर्पणा दीदी बुरी तरह से रोने लगी। वह बोली, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे इस कमरे में बंद करके क्यों रखा हुआ है? आज मुझे यह बात जाननी ही है। दीदी की बात पर पापा बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वैसे भी तुम सारा दिन तो बेहोश ही रहती हो और दिन के वक्त मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए इस कमरे में नहीं रह सकता, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रेरणा को मुझ पर शक हो गया है और इसीलिए वह मुझ पर नज़र रखती है और मुझे डर है कि कहीं वह मुझ पर और भी ज़्यादा शक ना करने लगे। रात के इस वक्त तो सभी लोग सो रहे हैं, इसीलिए मैं दबे पांव यहाँ आराम से आ गया हूँ। फिर पापा आगे बताने लगे, अर्पणा, हम 2 भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे बड़ी थी और मेरे पापा मेरी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन दीदी को कोई लड़का पसंद आ गया। जब उस लड़के ने अपने घर में दीदी से शादी करने की बात कही तो उस लड़के के जो घरवाले थे वह इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए। इतना ज़्यादा कि उन्होंने दीदी को जान से मारने की बात सोची और उन्हें मारने पर उतर आए, क्योंकि इस सब के लिए वह दीदी को ही जिम्मेदार मानते थे कि उन्होंने उनके घर के लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे उसके घरवालों से दूर कर दिया है। इधर दीदी को भी ऐसा लगा कि जब उस लड़के के घरवालों ने उनके रिश्ते को नहीं अपनाया है तो शायद उनके पापा भी उनके प्यार को नहीं अपनाएंगे, और इसी वजह से दीदी ने भागकर उस लड़के से शादी कर ली। उन्होंने सोचा कि लड़के के घरवाले शादी के बाद तो उन्हें अपना ही लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये हुआ कि कुछ महीनों के बाद उन्होंने दीदी को मार डाला, और जिसके गम में दीदी के पति यानी जीजा जी ने भी खुद को ख़त्म कर लिया और अपने पीछे वह 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची को छोड़कर चले गए। उन्होंने खुद को ख़त्म करने से पहले अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। वह बच्ची और कोई नहीं बल्कि तुम थी। मेरी पत्नी ने तुम्हें हाथों हाथ लिया और तुम्हें बहुत सारा प्यार किया। मैं भी यह भूल गया कि तुम मेरी बेटी हो या मेरी भांजी। जब तुमने पहली बार बोलना शुरू किया तो तुमने मुझे पापा कहकर पुकारा और मेरी पत्नी को अपनी मम्मी। जीजा जी के घर वाले अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए हम लोगों को भी ख़त्म करना चाहते थे, इसीलिए हमने तुरंत ही वह शहर छोड़ दिया। हम उनके खिलाफ भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वह लोग बहुत रसूख वाले थे।
तुम भी अपनी माँ की तरह इस तरह कोई गलत कदम ना उठा लो, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी में बहुत जल्दबाजी दिखाई। शादी के कुछ दिन पहले ही लड़के के पिताजी कोमा से बाहर आ गए थे और वह बारात में भी उस दिन आए हुए थे। उन्हें देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जानती हो क्यों? क्योंकि लड़के के पिताजी और कोई नहीं बल्कि जीजा जी के भाई थे, और जो उस वक्त हम सबको ख़त्म कर देना चाहते थे। यह सब देखकर मैं बहुत परेशान हो गया और इसीलिए मैंने तुम्हें घर के पीछे वाले कमरे में बात करने के लिए बुलाया और वहीं बंद कर दिया। पहले मैंने सोचा कि सुबह मैं सारी सच्चाई तुम्हारी माँ को बता दूंगा, लेकिन मुझे यह डर था कि कहीं यह बात बाहर ना फैल जाए कि तुम इसी घर में हो और वह लोग वापस यहाँ पर आकर हंगामा ना करने लगें, और कहीं अगर उन्हें गलती से भी यह पता चल गया कि हम लोग कौन हैं, तब तो हमारी खैर ही नहीं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी बच्ची। जिस दिन से तुम्हें मैंने यहाँ कैद करके रखा है, प्रेरणा से भी मैंने बात करना छोड़ दिया है और उस पर भी मैं बहुत सख्ती दिखाता हूँ। अर्पणा दीदी पापा के गले लग गईं और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए पापा, मैंने आपको कितना गलत समझा। आपने तो मेरी जान की खातिर अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की और बारात को वापस लौटा दिया। तभी मैं भी कमरे के अंदर चली गई और मैंने पापा से कहा कि मैं अब अपनी दीदी पर और जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। बुआ ने जो गलती की थी उसकी सज़ा मैं अपनी बहन को नहीं मिलने दूंगी। मैंने तुरंत ही दीदी के हाथ पैर खोले और फिर मैं उन्हें नीचे लेकर आ गई। मम्मी ने जैसे ही यह देखा वह बिल्कुल भौचक्की रह गईं। फिर हमने सब कुछ मम्मी को बता दिया। पापा ने अपने किए की माफ़ी मांगी। हम सब ने भी उन्हें माफ़ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया था वह हमारे खातिर ही किया था। फिर कुछ महीने बीतने के बाद पापा ने दीदी के लिए एक बहुत अच्छे घर में रिश्ता देखा और अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही वहाँ दीदी की शादी की और दीदी भी खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।